Hello, my dear students. I hope you must be in very high spirits. So let us study today's topic, and the topic is geostationary satellites. They are also called geosynchronous satellites और communication satellites. प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, इनसे आई विल मेक फिजिक्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू. यू विल लव लर्निंग फिजिक्स और आपका दिल करेगा कि ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है और आपका पढ़ने को दिल करेगा और आपका स्कोर भी इसमें बहुत ज़्यादा आएगा. तो आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि अच्छी तरह समझो, करो और फिर लिख लिख के देखो. और अगर आप लिख लिख के देखोगे, बोल बोल के करोगे, तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि किसको कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ए सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी or at a fixed position to an observer standing on the surface of the earth is known as a geostationary satellite. और आपको पता कि अर्थ जो है it is revolving about its polar axis and its time period about its polar axis is 24 hours which is equal to the length of the day, and the earth rotates about its polar axis from west to east. तो अगर कोई सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करे और उसका भी टाइम पीरियड उतना ही हो जितना कि अर्थ का अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, तो जितना वो सैटेलाइट मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट उतना ही ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो भी मूव कर जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट मीन्स उनकी जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो. सो रिमेंबर, the angular velocity of such a satellite is equal to that of earth about its polar axis. क्यों बराबर है? क्योंकि आपको पता है कि angular velocity is given by omega equal to 2 pi by capital T where T is the time period. और अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया उतना ही होना चाहिए जितना कि अर्थ का अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, दैट इज 24 आवर्स. तो टी सेम है, 2 पाई तो दोनों के लिए है ही सेम, तो ओमेगा दोनों के लिए सेम. इसका मतलब ये जो सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हैज बीन सिंक्रोनाइज्ड विद दैट ऑफ अर्थ. और सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है जैसे दो घड़ियां हो हमारे पास, अगर हम उनका टाइम मिला लेते हैं ताकि वो बिल्कुल एक टाइम ही दें, एक जितना टाइम दें, तो हम कहते हैं कि दीज टू क्लॉक्स हैव बीन सिंक्रोनाइज्ड. यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस दे आर सिंक्रोनाइज्ड. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. एंड सच ए सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. Therefore, these satellites are also called communication satellites. Now, let us calculate the radius of the orbit of such a satellite. तो मान लो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है स्मॉल आर, इसका नाम मैं आर ओ भी रख सकता हूं या मैंने नाम रख लिया स्मॉल आर. अब देखिए दो तरीके से हम निकाल सकते हैं. एक तरीका तो यह है कि हम वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हमारा कि वी ओ या वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ओवर आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. फिर आपको पता है जी एम को हम क्या पुट कर सकते हैं इक्वल टू जी आर स्क्वायर वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यहां से भी हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि वी हमें पता है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है हमें क्योंकि टाइम पीरियड इसका कितना है 24 आवर्स. तो इसका मतलब हमें ओमेगा पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी. और फिर हम v कितना पुट कर सकते हैं इक्वल टू आर ओमेगा. ओमेगा इसकी जगह पुट कर दिया 2 पाई बाई टी. तो हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. लेकिन मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बता देता हूं, फिर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. और वो बेसिक फार्मूला क्या है कि इन द केस ऑफ ए सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट हो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अगर वो आर्टिफिशियल है, और ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और
any other satellite which is natural satellite revolving around a planet or any other astronomical body. मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपीटल फोर्स की जरूरत होती है, और in the case of a satellite the necessary centripetal force is provided by the gravitational force between the earth and the satellite in the case of artificial satellites, and between sun and the planets in the case of the planets revolving around the sun. अब देखिए सेंटीपीटल फोर्स के दो फार्मूले हैं, एक तो है एम वी स्क्वेयर बाई आर, और आपको पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, v लीनियर स्पीड है, तो v अगर इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दूं तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो इतनी सेंटीपीटल फोर्स चाहिए हमें, और ये किसने प्रोवाइड करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। दैट मीन्स this must be equal to gm m over r square. This is the gravitational force, so m r omega square equal to gm m divided by r square. अब ये m ये इस m से गया और ये r square इस तरफ आ गया तो बन गया r क्यूब। मैंने निकालना रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर नीचे ले गए और gm की जगह मैंने लिख दिया जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड देयरफॉर r इक्वल टू, ये क्यों लिखा मैंने? बिकॉज g इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर, gm ओवर r स्क्वायर, देयरफॉर gm इक्वल टू gr स्क्वायर। नाउ r विल बी इक्वल टू gr स्क्वायर ओवर ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल T, इसका स्क्वायर आ गया, और होल रेज टू द पावर 1/3। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू जी आर स्क्वेयर, और ये जो 2 पाई बाई टी इसका स्क्वायर जब करोगे तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं जी है, आर स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर ऊपर चला गया क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो उसका स्क्वायर ओमेगा का, तो ये स्क्वायर आ गया। नाउ दिस एंड होल रेज टू द पावर 1/3। अब इसमें g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, r is the radius of the earth and t is the time period of the satellite, geostationary satellite, which in this case is equal to that of earth about its polar axis, that is 24 hours. तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू g means 9.8, gr square means 6.4 into 10 raised to the power 6 square of this into t square, that means 24 hours into 60 minutes into 60 seconds, और इसका भी स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर, एंड पाई इज 3.142 और इसका स्क्वायर आ गया, एंड दिस होल रेज टू द पावर 1/3। सो मैनी मीटर, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे SI में पुट किया, और यू कैन वेरीफाई कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू अबाउट 42,000, ये आएगा एग्जैक्ट आएगा 42,204 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 पावर 3 से डिवाइड कर दोगे तो so many kilometer. This is the radius of the orbit. Now approximately I can write this as equal to 42,000 kilometer approximately, because your 204 kilometer, it is very small as compared to 42,000 kilometer. So that gives us the radius of the orbit. So remember, यहाँ पे याद करना है, the radius of the orbit of a geostationary satellite is about 42,000 kilometer. And what is radius of Earth? 6,400 kilometer. So this is approximately 7 times the radius of the Earth. तो कई बार ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है that the radius of a geostationary satellite is how many times the radius of the Earth. तो correct answer will be 7 times the radius of the Earth.
तो ये तो हो गया। अब इसकी हमने एल्टीट्यूड निकालनी है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट निकालनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाइट मापते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज इक्वल टू 42,000 minus capital R is about, you can say 6,400, but you can take it 6,000 kilometer, so many kilometer. So this is approximately equal to 36,000 kilometer. That means the altitude or height of a geostationary satellite is about 36,000 kilometer. Radius of the orbit 42,000 kilometer and altitude equal to 36,000 kilometer. Now let us find the speed or orbital speed, you can say, of such a satellite. If v is the orbital speed of this satellite, then v equal to distance covered by this satellite in one revolution. तो वो हो गया सरकमफ्रेंस उसकी ऑर्बिट की, और सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज t, कैपिटल T. v इक्वल टू दिस. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पाई 2 इंटू 3.142 इंटू r. r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये मैंने आपको बताया, इट इज अबाउट 42,000 किलोमीटर. सो 42,000 इंटू 10 raised to power 3 divided by t. t is 24 hours, that is 24 into 60 into 60, so many meter per second, so many meter per second. And if you calculate it, it will come out to be equal to approximately 3.1 into 10 raised to power 3 meter per second. और इसको 10 इज पर 3 से डिवाइड कर दो तो बन गए किलोमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड. सो दैट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. तो ये हो गया अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. अब इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या है कि what are the conditions which must be satisfied for a satellite to be a geostationary satellite. तो वो मैंने ये देखिए आपके लिए लिखी हुई है ताकि टाइम बच जाए हमारा. तो पहला तो यह है कि टाइम पीरियड जो है ऐसे सैटेलाइट का, इट शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, दैट इज 24 आवर्स. उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट शुड बी सेम as that of earth about its polar axis, that is from west to east, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है about its polar axis from west to east with a time period of 24 hours. अब देखिए relative velocity जीरो कब होती है? मान लो दो ट्रेन्स हैं, they are moving on parallel tracks with the same speed, तो उनकी जो relative velocity है, relative velocity दोनों की, when two bodies move in the same direction, their relative velocity is equal to the difference of their individual velocities. और अगर उनकी velocity बराबर है, स्पीड बराबर है, तो relative velocity कितनी होगी? जीरो. और relative velocity जीरो होने का मतलब कि एक ट्रेन में जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसको ये लगेगा कि दूसरी ट्रेन मूव ही नहीं कर रही. इट विल अपीयर टू बी एट रेस्ट और स्टेशनरी ऑल्दो इट इज इन मोशन, बिकॉज their relative velocity is zero and therefore one train appears to be at rest with respect to the observer sitting in the other train. तो इसी तरह यहाँ पे अगर जियो स्टेशन सैटेलाइट है तो उसकी relative velocity with respect to the earth, relative angular velocity with respect to the earth should be equal to zero. तो वो तभी होगा अगर उनकी angular velocity सेम होगी. और angular velocity आपको मैंने बताया 2 पाई बाई कैपिटल T, और अगर T सेम है दोनों के लिए तो दोनों की angular velocity सेम होगी. इसलिए इसका नाम मैंने बताया था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. तीसरी चीज है कि इसका जो ऑर्बिट है इट शुड बी कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन. जो इक्वेटोरियल प्लेन है, सेंटर इक्वेटोरियल प्लेन की जगह ही होना चाहिए. यहां पे इक्वेटोरियल प्लेन का, इक्वेटोरियल प्लेन मींस ए प्लेन पासिंग थ्रू द इक्वेटर, दोनों का सेंटर उसके ऑर्बिट का
और इक्वेटोरियल प्लेन का सेंटर एक जगह होना चाहिए, बोथ ऑफ देम मस्ट बी इन द सेम प्लेन, तभी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ सकती है। और चौथी चीज है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये याद रखना आपने, कितना निकाला था मैंने यहाँ पे, अबाउट 42,000 किलोमीटर, और जैसे मैंने पहले भी बताया इट इज अबाउट 7 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। और उसकी एल्टीट्यूड और हाइट, this is about 36,000 kilometer, which is 6 times the radius of the earth। और orbital velocity अभी कैलकुलेट करी हमने, this is about 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आता है एक नंबर में, व्हाट इज पार्किंग ऑर्बिट। तो पार्किंग ऑर्बिट उसको कहते हैं द orbit of a geostationary satellite is known as the parking orbit। क्यों कहते हैं parking orbit? क्योंकि वो एक बार हमने उस ऑर्बिट में उसको डाल दिया तो नीचे से देखने से हमें ऐसे लगता है जैसे हमने उसको पार्क कर दिया, जैसे हम कार पार्क कर देते हैं। सो दैट इज वाई द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड ए पार्किंग ऑर्बिट। और ये सैटेलाइट जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। जैसे इंडिया के इनसैट सीरीज के और जी सैट सीरीज के जो सैटेलाइट हैं, दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस एंड ऑल दी सैटेलाइट्स आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। तो बेटा आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और जैसे मैंने आज शुरू में बताया कि पढ़ने का तरीका क्या है कि अच्छी तरह इसको देखो, नोट साथ साथ बनाते जाओ बेशक, और उसके बाद लिख के देखो खुद। पहले एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, फिर लिख के देखा, और यहाँ पे आप रुकते हैं, वहाँ पे दोबारा देखो उसको। और एक ही तरीका पढ़ने का, देयर इज़ वन एंड ओनली वन वे ऑफ लर्निंग साइंस इन जनरल एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर, एंड दैट इज़ टू डू इट बाय राइटिंग। आपका पेन हमेशा चलते रहना चाहिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।